हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तथा वाक्य की रचना और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास आज की। तो वाक्य का अर्थ क्या होता है? वाक्य का अर्थ क्या होता है? शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं हम? शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? जो वाक्य होता है वो किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? देखते हैं। पहला होता है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। चलिए अब उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। किसे कहते हैं उद्देश्य? जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे में हम देखते हैं, जैसे गीता गाना गाती है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें जो है गीता है जो उद्देश्य है। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में गीता के विषय में बताया गया है। ठीक है, इस वाक्य में गीता के विषय में बताया गया है। तो उद्देश्य क्या हुआ? गीता उद्देश्य हुई। ठीक है, गीता हुई उद्देश्य, क्योंकि इसमें गीता के बारे में बताया गया है। चलिए अब देखते हैं विधेय के बारे में। दूसरा विधेय, विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम देखते हैं, जैसे गीता गाना गाती है। ठीक है, जैसे गीता गाना गाती है, इस वाक्य में क्या है?
विधेय क्या हुआ, तो गाति इस वाक्य में विधेय हुआ। क्यों? क्योंकि इस उद्देश्य के विषय में बताया गया। तो उद्देश्य क्या है? गीता। गीता के विषय में बताया गया, तो गीता क्या कर रही है? गा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, तो वाक्य के अंग के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अब वाक्य के कितने भेद होते हैं, देखते हैं हम। वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य कितने भेद होते हैं? तो हम वाक्य को, हम जो वाक्य है, वाक्य का वर्गीकरण 5 आधारों पे, 5 आधारों पर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं हम। पहला, अर्थ के आधार पे। ठीक है, दूसरा, रचना के आधार पे। तीसरा, शैली के आधार पे। चौथा है हमारा क्रिया के आधार पे। और पांचवा है हमारा आकृति के आधार पे। ठीक है, हम वाक्य को हम 5 आधारों पर वर्ग वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, तीसरा है शैली के आधार पे, चौथा है क्रिया के आधार पे, और पांचवा है आकृति के आधार पे। चलिए हम शुरू से पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर से। कैसे? अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे हम देखेंगे। तो अर्थ के आधार पे हम वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। तो अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे वाक्य को, वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम। पहला है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। इसके बारे में हम देखते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया की करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे
जैसे राम अपने घर जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में क्रिया के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम दूसरा नंबर, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में किसी कार्य में जिस वाक्य में किसी बात के होने का नकारात्मक फल मिले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में बात के होने का निषेध हो उसे निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य से देखते हैं हम एक। ठीक है, मोहन घर नहीं आया। ठीक है, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें निषेध वाचक वाक्य है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम, क्या है तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में कामना की जा रही है किसी, ठीक है, कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है, अगला देखते हैं हम 5 नंबर। 5 नंबर है हमारा संदेह वाचक वाक्य। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे हम संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त
की गई हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे जैसे देखते हैं हम। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। तो इस वाक्य में संभावना व्यक्त की गई है कि आज वर्षा होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम संदेहवाचक वाक्य या इसी को हम संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाए उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को आज्ञा दी जाए, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञा दी जाए। ठीक है, तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञा दी जाए उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। तो इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है कि तुम वहाँ जाओ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर हमारा क्या है? शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा। ठीक है, इस वाक्य में क्या हो रहा है कि इस वाक्य में
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे कि यदि तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा, तो जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के बारे में, जिस वाक्य में घृणा, शोक, दुख, सुख, क्रोध या विस्मय का भाव हो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। जिस वाक्य में घृणा, शोक, दुख, सुख, क्रोध, ठीक है, या विस्मय का भाव हो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसे हम विस्मयादि वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हाय, विस्मयादि बोधक का ये, हाय मैं गरीब मर गया। तो इस वाक्य में क्या प्रदर्शित हो रहा है, इस वाक्य में शोक को दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। ठीक है, अब जो अर्थ के आधार पे 8 भाग थे, जो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार थे उसको हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं रचना के आधार पे। तो अगला है हमारा 2 नंबर, रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पे वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो रचना के आधार पे वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है हमारा साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य। ठीक है, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। तीसरा है हमारा जटिल या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है जटिल या मिश्र वाक्य। चलिए हम पहले से शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला हम साधारण वाक्य। साधारण या सरल वाक्य, तो साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य
और एक विधेय होता है अथवा एक अथवा जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, उसे हम सरल या संयुक्त सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अथवा इसमें हम कहेंगे एक कर्ता है और एक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 2 नंबर। 2 नंबर क्या है हमारा? संयुक्त वाक्य। चलिए संयुक्त वाक्य के बारे में देखते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं और दोनों ही प्रधान वाक्य होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं और दोनों वाक्य प्रधान होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए जैसे उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे राम आया और मोहन गया। राम आया और मोहन गया। तो इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये दो सरल वाक्यों को अगर हम जोड़ेंगे, परस्पर आपस में जुड़े रहेंगे और दोनों प्रधान होंगे, यानी दोनों का महत्व उतना ही होगा वाक्य में, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है जटिल या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे हम जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित हो,
उस पर आश्रित हो उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तथा एक और हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं हम, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष एक या एक से अधिक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य आदि होते हैं। तो क्या होता है, तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष एक या एक से अधिक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, आदि होते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण से देखते हैं हम। जैसे उसने कहा कि मैं एक व्यक्ति देखा जो बहुत अमीर था। उसने कहा कि मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत अमीर था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।